जय हिंद, जय श्री राम एवरीवन। तो भाई आज मैं यानी कि डिफेंस स्टाफ यानी कि अरुण सिंह तोमर यहाँ प्रस्तुत करते हैं हाउ टू कैलकुलेट अटेम्प्ट्स फॉर सीडीएस। ये एक दिखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर तौर तरीके से देखा जाए तो ये इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत सीरियस इशू है। ये सीरियस इशू क्यों है कि भाई कैलकुलेट एज अटेम्प्ट्स को कैलकुलेट करके बताना एक बड़ा सीरियस इशू क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी जो डिफेंस का मेंटर है, डिफेंस का टीचर है, बहुत सबसे कॉमन क्वेश्चन उसके पास जो आता है वो ये आता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी इतनी है। आगे डेट ऑफ बर्थ बता दी जाती है, भाई ये हमारी डे था, ये मंथ है, ठीक है, और उसके बाद में ये ईयर था। तो सर इसके बेसिस पे बताइए कि मेरे पास कितने अटेम्प्ट्स हैं, है ना। अब ये अटेम्प्ट्स किसके लिए हैं? जनरली सीडीएस के लिए। मैं सीडीएस का टीचर हूँ, अब सीएपीएफ भी स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए भी पूछा जाता है। लेकिन गाहे बगाहे सीएपीएफ के साथ साथ एफकेट के लिए भी पूछा जाता है और एनडीए के लिए भी पूछा जाता है कि सर मेरी एज इतनी है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और अब सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, एनडीए के मेरे अटेम्प्ट्स को मुझे बता दीजिए कितने अटेम्प्ट्स मेरे पास बाकी। तो मेरा एक सीधा सा जवाब ये होता है कि भाई अगर तुम अपने एज अटेम्प्ट भी कैलकुलेट नहीं कर पाते, है ना, अपनी एज की एलिजिबिलिटी को देख के तुम अगर ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि तुम्हारे पास अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो फिर इन एग्जाम्स के लिए कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स है ना, ये एग्जाम्स आपको ऑफिसर बनाएंगे, और ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आपको इतनी सी बेसिक चीज भी नहीं पता कि भाई आप अपने अटेम्प्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हो। तो मैं ये बोल दिया करता था सबसे, अभी भी बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्पून फीड नहीं कराता, मैं स्पून फीड कराने में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना यह है कि कोई भी एस्पिरेंट जो है, जो आपके पास आ रहा है, आप इसको इतना इंडिपेंडेंट बना दीजिए कि वो खुद कैपेबल हो जाए कि वो 10 और एस्पिरेंट्स को पढ़ा सके, है ना। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो चीज़ों को समझ के, अगर कुछ नहीं भी होता है तो वो जाके भाई 10 लोगों को कोचिंग पढ़ा के या मेंटरशिप दे के खुद से कुछ अर्न कर सके, उस एग्जाम को समझ सके, ऐसा कर सके। ऐसा मेरा एम है, ठीक है, स्पून फीड नहीं कर रहा। तो ये बहुत दिखने में बेसिक सी छोटी सी चीज है कि यार लोगों को इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं पता। अब चाहे कैंडिडेट किसी भी बैकग्राउंड से, अगर वो अर्बन एरिया से आता है, किसी नॉर्मल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हो, या फिर हिंदी मीडियम से आ रहा हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड को के थ्रू भी आ रहा है ना, वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भाई इस बंदे को ये चीज नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसका रूट कॉज करना चाहिए, है ना। अब देखो, रूट कॉज में सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज ये आती है कि बंदा कहीं भी मेंटरशिप लेता है या फिर वो किसी को फॉलो करता है, तो जनरली उसको बहुत आराम से शॉर्टकट सॉल्यूशन दे दिया जाता है। वो शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या है? जैसे मेरे पास भी है, मेरे ग्रुप में जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो बंदे क्या करते हैं, एक टेबल सी बनी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। उस टेबल में बता दिया जाता है कि भाई कौन कौन से सीडीएस के लिए आप एलिजिबल रहोगे, है ना। आपकी एज इतने से इतने के बीच है तो इस सीडीएस के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपकी एज इतने से इतने के बीच है तो आप नेक्स्ट वाले सीडीएस के लिए रहोगे। तो ऐसी लंबी सी टेबल है, पता नहीं कौन से मेंटर ने बनाई है, बच्चों के काम को आसान करने के लिए बनाई है। लेकिन ये आसानी काम करने वाला नहीं है भाई, ये बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने वाला काम है। क्यों? क्योंकि बच्चा भाई आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, एस्पिरेंट टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि भाई सर सब कुछ बता रहे हैं तो हमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। भाई ये बहुत गलत चीज है। आपको कैंडिडेट को साफ साफ बता देना चाहिए आपको कि भाई अपना जो अटेम्प्ट्स वगैरह है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब आप एक बार उसको बता देंगे तो फर्दर उसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर क्या होगा ना कि फिर ये मेंटर्स और टीचर्स का, जनरली ज्यादातर का जो काम है ना, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और बच्चे जो है वो कैश काउज नहीं बनेंगे। कैश काउज वाला कंसेप्ट समझते हो ना? यानी कि एक कैपिटल इनफ्लो, पैसे का इनफ्लो जो होता है वो ऐसे बच्चों के थ्रू आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है ना, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ऐसा इंडियन वोटर्स के साथ भी होता है, वो है ना, कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, 75 सालों से उनकी गुलामी कर रहे हैं, और भाई उन्हीं के ऊपर टिके हुए हैं। उनको ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा, ठीक है, उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं दी जा रही, अवेयर नहीं किया जा रहा है। क्योंकि भाई अवेयर कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जनरली कुछ ऐसा कई सारे मेंटर्स और टीचर्स भी करते हैं। जब भी बच्चा डेट ऑफ बर्थ पूछे तो उसको कैलकुलेट करना बताएं कि भाई एज आपकी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है, ना कि ये कि भाई आपने इसके सामने सॉल्यूशन ला के रख दिया, भाई ये रहा, ये देख लो, है ना। बच्चे को फाइंड आउट करना सिखाइए। वो एसएसबी के लिए जाने वाला है, आप एसएसबी के लिए जाने वाले हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इतनी सी बेसिक सी चीज नहीं आती है और आप एसएसबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैं ये पूरी कहानी, कथा, ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है।
इसके रूट कॉजेस को देखना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। सॉल्यूशन तो 2 मिनट का है इसका, लेकिन इन चीजों को समझना भी जरूरी है पहले, है ना। कोई भी रूरल बैकग्राउंड का बंदा आता है, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड का हो, आपको सबसे पहले उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डालनी पड़ेगी कि भाई आप सीडीएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो उसके नोटिफिकेशन को पढ़ लो। अब 15 मई को यूपीएससी, एनटीए और सीडीएस दोनों के नोटिफिकेशन को जारी करेगी, है ना, सीडीएस 2024 के लिए। तो भाई इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी कीजिए, ठीक है, हमें बहुत जरूरत है इसकी। तो भाई कोई भी जो रूरल बैकग्राउंड का बंदा है, स्टेट बोर्ड का है, हिंदी मीडियम का है ना, उसको आप बताइए कि भाई सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ो, चाहे वो 20 से 25 पेजों का हो या फिर 70-80 पेज का हो, उसमें आपकी 99% समस्याओं का हल छुपा हुआ है ना। लेकिन बच्चों के बताया नहीं जाता, उसको नहीं बताया जाता कि भाई नोटिफिकेशन पढ़ के आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अभी 15 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं नोटिफिकेशन पढ़ के भी बताऊंगा कि कौन कौन सी समस्याओं का हल होता है, ठीक है। तो उसको बताओ कि भाई ऐसा ऐसा है, ये सारी चीजें आपकी नोटिफिकेशन से कवर हो जाती है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना, चाहे कोई गांव का हो, चाहे कोई शहर का हो, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, उसको ये पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन पढ़ के आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है। फिर आप क्यों दर दर भटक रहे हो, क्यों दूसरों के पास कमेंट कर रहे हो, क्यों दूसरों से आप एक तरीके से भीख ही मांगना हुआ यार, इन्फॉर्मेशन की भीख मांग रहे हो। उस बंदे की दया पर निर्भर हो, उस बंदे का मन हुआ तो उसने बता दिया, नहीं हुआ तो नहीं बताया। तो ये बेसिक चीज है, आपको वहां चाहिए डिपेंडेंट, है ना। आप जब ऑफिसर बनने जा रहे हो, यानी कि आप एक लीडर बनने जा रहे हो, आपके अंदर OLQs होनी चाहिए। अब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपके पास है कि नहीं है भाई, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, अपनी डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर पा रहे, तो दूसरों पे डिपेंडेंट होना हुआ, है ना। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल से टीचर्स को बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि एज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एज अटेम्प्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दिक्कत क्या आती है पता है, दिक्कत आती है जब बच्चे कोर्सेज ले लेते हैं, बच्चे किसी बड़ी फलाने वाला या ठिकाने वाला या फिर फलाना सफर या फिर इस तरह का कोई भी जो है, इसकी अपनी नॉलेज आती है, कोचिंग ले ली, है ना। लेकिन आप कोचिंग लेने के हफ्ते 2 हफ्ते बाद में नोटिफिकेशन आता है, तब उन्हें पता चलता है कि भाई हम तो ओवर एज हो चुके, है ना, हम ओवर एज हो चुके, हमारी कोई एज जो है वो खत्म हो चुकी है। फिर वो रिफंड मांगने के लिए जाते हैं और रिफंड उन्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई तुमने कोर्स ऑलरेडी खरीद लिया। ऐसा बैचेस में दिखाई देता है, बहुत पता चलता है। तो ये चीज तब आती है जब बच्चे को पता ही नहीं होता, बच्चा सिलेबस पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, लेकिन उसको एज कैलकुलेट करना नहीं आता। तो भाई एज कैलकुलेट करना सीखो, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से 5 मिनट के अंदर। तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, ऊपर वाला पार्ट रहेगा CDS 2 2023 का, है ना, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है CDS 1 2024 का। दोनों को कंपेयर करूंगा और उनको कंपैरिजन के बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हर एकेडमी के लिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे सिंपल सा मेथड है। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ रहा IMA के लिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट चाहिए होते हैं जिनका विवाह ना हुआ हो, और एज का बता रखा है कि 2 जुलाई 2000 से पहले, है ना। 2 जुलाई यानी कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2000 को भी हुआ हो तो भी आप एलिजिबल नहीं, सीधी सी बात है। 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005, है ना, ये 5 साल आ गए भाई हमारे। 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, 1 2 3 4 5, हाँ 5 साल आ गए हमारे भी। 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 तक के बीच का जो बंदा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है, वही एलिजिबल है ना, सीधी सी बात है। तो मतलब कि अगर साल के हम दो टर्म काउंट कर लिए जाए, तो एक ऐसा बंदा जो इस एज क्राइटेरिया को टोटली फिट बैठ रहा हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ हो, वो तकरीबन आपके मिला के 10 अटेम्प्ट दे सकता है। अब मुझे सच में नहीं पता कि लोग 11-11 अटेम्प्ट कैसे दे रहे हैं, ठीक है, OTF के लिए दे रहे हैं शायद। एज में मैनिपुलेशन भी पहले बहुत हो जाता था, तो शायद उसके बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद में हम बात करते हैं CDS 1 2024 की। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी 2001 हो गई, है ना। यहाँ पर 2 जुलाई 2000 दी, तो यहाँ पर 2 जनवरी 2001 हो गई। यानी कि आपका जुलाई के बाद में अगस्त का 1 महीना हो गया, सितंबर का दूसरा महीना, तीसरा महीना अक्टूबर का, चौथा महीना हमारा नवंबर का, 5वां महीना जो है वो हमारा हो गया दिसंबर का, और छठे महीने का ड्यूरेशन काउंट हो गया दिसंबर से लेकर जनवरी तक, है ना। जुलाई से लेके अगस्त, अगस्त से लेके सितंबर, सितंबर से लेके अक्टूबर, अक्टूबर से लेके नवंबर, नवंबर से लेके दिसंबर, और दिसंबर से लेके जनवरी। यानी कि टोटल 6 महीना प्लस हो जाता है आपका IMA के लिए एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बाद। तो अगर ये 2 जनवरी 2001 है ना, तो ये आपका 1 जुलाई की जगह 6 महीने प्लस कर लीजिए इसमें, तो हो गया 1 जनवरी 2006। समझ में आया?
तो अब इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि CDS 2 2024 के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होगी। CDS इसमें 6 महीने प्लस कर लीजिए, यानी कि 2 जुलाई 2001 से लेकर कब तक, 1 जुलाई 2006, ये आपका CDS 2 2024 का रहेगा कि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में, इन डेट्स के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल है। अब मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई, या फिर हो सकता है कि भाई 6 जुलाई को आपका 2001 को आपका जन्म हुआ, तो भाई अब आपके पास में टोटल 10 अटेम्प्ट रहते हैं। CDS 2 2024 से स्टार्ट करोगे, आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है, यानी कि आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, है ना। आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, फाइनल ईयर में आने के बाद में अब आपका फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो आप CDS 2 2024 जो आपका 1 सितंबर को होगा वो आप दे सकते हो। टोटल 10 अटेम्प्ट रहेंगे आपके पास में अगले 5 सालों के अंदर IMA के लिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज थी। ठीक है, हमने तुरंत देख लिया, तुरंत हमें समझ में आ गया भाई ये इसका मतलब। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं INA की, तो INA के लिए बात कर लो भाई, INA के लिए भी सेम पैटर्न है, वही 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005, यहाँ पर 6 महीने ऐड हो गए भाई हमारे, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006, है ना। तो वही हमें समझ में आ गया कि कब से लेके कब तक जो रहता है एज लिमिट आपकी काउंट की जाती है। बहुत बेसिक सी चीज थी, इसको समझने में 2 मिनट लगते हैं। आप 2 मिनट बैठ के 2 नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए, सारा जवाब नोटिफिकेशन में दे रखा है यार, नोटिफिकेशन से बाहर कुछ भी नहीं है। UPSC ये इंश्योर करती है कि भाई कैंडिडेट्स को भागना ना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े किसी से, लेकिन अगर आप लोग मांगते हैं तो आप लोग इसके लिए जिम्मेदार। मैं ये कड़वी बातें इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ। मेरा और कोई मतलब नहीं कड़वी बातें बोलने का, सुनाने का। मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ वैसे जब मैं बच्चों को देखता हूँ बार बार वही चीजें देखते हुए, लेकिन बच्चों को जनरली चाहिए होता है इजी सॉल्यूशन। जो टीचर उनको जाके इसी चीजें बता देता है ना, उसने बोला सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी, बताओ कितने अटेम्प्ट्स हैं। उसने अपना चार्ट पेपर निकाला, उसमें देखा भाई इतने इतने अटेम्प्ट्स हैं, भाई तुम्हारे पास इतने अटेम्प्ट्स हैं। बच्चा खुश, अरे यार सर को तो सब पता है। बच्चा मेरे पास आया था पहले, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको कड़वी बातें सुना दी कि भाई तुम इतना भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैं तो नहीं बताऊंगा तुम्हें। अरे यार ये सर तो बेकार है, डिफेंस उस्ताद तो उस नाम का उस्ताद है, बताता कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम फलाने सर के पास जाएंगे, फलाने भैया के पास जाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ तक कैलकुलेट करके देते हैं यार। मतलब कि जब फीस पे कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो भैया हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं यार, तो हम तो भैया के लिए लॉयल होंगे ही। तो ये बच्चों के दिमाग में हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में एयरफोर्स अकेडमी की बात कर लेते तो एयरफोर्स अकेडमी में सिंपल सी बात बोली गई है कि भाई 20 से 24 साल। अब ये जो है ना, इसमें कई बार हमें समझ में नहीं आता कि 20 से 24 साल एग्जाम देने की डेट है कि भाई क्या बोलते हैं, उसके लिए डेट है यार, ये SSB के लिए जाने की डेट है कि एकेडमी के लिए डेट है। तो देखो सीधी सी बात बोली गई है कि 1 जुलाई 2024 को जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी एज है, वो 20 से 24 साल के बीच में आना चाहिए। मतलब कि 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सीधी सी बात इसमें बोल दी गई है। अब यहाँ पर भी 6 महीने ऐड हो जाते हैं। देखो ये 6 महीने ऐड हो गए आपके, 2 जनवरी 2001 हो गया, और ये 1 जनवरी 2005, है ना। जुलाई का जनवरी हो जाता है अगले साल का, और यहाँ पर जुलाई का भाई ये जनवरी हो जाता है अगले साल। अब पर एज लिमिट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस DGCA के द्वारा इशूड रहता है, वो 26 साल तक के लिए रिलैक्सेबल रहती है, यानी कि उनके लिए भी सेम चीज है। 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004। यहाँ पर वही आपकी 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 वाली हो गई, एज सिंपल एज दैट। 25 साल से कम के जो कैंडिडेट्स हैं अनमैरिड होने चाहिए, मैरिज परमिटेड नहीं होती ट्रेनिंग के द्वारा। मैरिड कैंडिडेट जो 25 साल से ऊपर के हैं वो एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उनको हनीमून मनाने नहीं दिया जाएगा, मैरिड एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, और ना ही वो अपनी फैमिली के साथ प्रीमाइसेस के बाहर रह सकते हैं, है ना। लिव इन लिव आउट वाला कोई सिस्टम नहीं है, सीधी सी बात। सबसे लास्ट में आते हैं OTA के लिए। OTA में हम मेल की बात करते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स फॉर मैन अनमैरिड मेल कैंडिडेट। 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005, यहाँ पर आ गया है 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006। सीधी सी बात कही जा रही है। अब क्या आएगा, अब इनकी डेट होगी 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006। अब भाई जो भी मेल कैंडिडेट इस एज ब्रैकेट में लाई करते हैं वो भाई आपके OTA के लिए एलिजिबल है ना। नॉन टेक्निकल कोर्स में SSC वुमेन की बात करें तो अनमैरिड वुमेन
या फिर इशूलेस विडोज, है ना, जिन्होंने रीमैरी नहीं किया है, इशूलेस डाइवोर्सीज, जो डाइवोर्स डॉक्यूमेंट्स है उनके पास में, जिन्होंने रीमैरिड नहीं किया है वो एलिजिबल है। और भाई वो उनकी एज जो है वो भी 2 जुलाई 99 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006, यानी कि सेम है ना। तो भाई ये काम था पूरा, ये पूरा खेल था, इससे बाहर कुछ भी नहीं देखना, इससे बाहर कुछ भी नहीं समझना, कुछ नहीं आता, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो मैंने सोचा इसलिए क्योंकि बहुत बंदों के मैसेज आए थे कि सर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और मैं बार बार बता के थक जाता हूँ, है ना। सेम चीज मैं कट ऑफ के बारे में भी बता के थक चुका हूँ। कट ऑफ को लेकर भी कई कई बार इस कल एक डिटेल्ड वीडियो आएगा कि भाई कट ऑफ कैसे डिटरमाइन किया जाता है, बहुत अच्छा वीडियो होगा, उसको भी देखना आप, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है यार, CDS-1 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, रिजल्ट जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद। उसके बाद भाई देखो 11 मई से, यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलोरा बैच। फिलोरा बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा, 115 दिन के आसपास का बैच रहेगा हमारा, यानी कि एग्जाम तक चलेगा। इस बैच के बारे में आपको पता है कि भाई इस बैच में हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, और जैसा यूपीएससी के नए लेवल के हिसाब से, यूपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है लास्ट CDS में, जो डिफिकल्टी लेवल अप किया है, हम उसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो CAPF का एक ऑलरेडी बैच चल रहा है ना। तो CAPF के बैच के लेवल का अब मैं CDS वाले बंदों को भी पढ़ाऊँ, पहले नहीं पढ़ाता था CAPF के लेवल का, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि भाई CDS वाले बंदों को भी CAPF का लेवल का जो है वो पढ़ाना ही पड़े, ठीक है। तो भाई 15 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 मई को। मेरे ख्याल से आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो 120 दिन की जो स्ट्रेटेजी है उसका मैंने वीडियो डाल रखा है। टाइम टेबल 120 दिन का आपको कैसे बनाना है, मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है। अगर आपको वो फॉलो करना है तो आप वो फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से मेरे अंडर में पढ़ाई करनी है, आर्यन के अंडर में पढ़ाई करनी है ना, आर्यन ने भी इस बार किया है 5th बार CDS निकाल लिया है, और वो भी AFA के लिए। मेरा तो 6 बार निकल ही चुके हैं, और मैं तो भाई 6 बार ही दे पाया, उससे ज्यादा एज लिमिट ओवर हो गई थी। तो ये सिंपल सी चीज है यार, फिलोरा बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए 8839961158 पर आप लोग DM कीजिए, और फिर आप अपनी डिटेल्स कोर्स के बारे में ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स की डिटेल्स नहीं पता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स मांग सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। देखो सीधी सी बात है, कोर्स के फीचर्स बहुत सारे हैं, मतलब कि लाइव क्लासेस भी होंगी हमारी, और हर क्लास को हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। रिकॉर्ड करने के 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के अंदर ही जनरली आपको वो क्लास अवेलेबल करा दी जाती है। चाहे आपने क्लास अटेंड करी हो, चाहे आपने नहीं अटेंड करी हो, वो लाइव क्लास भी आप कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास भी आपके पास रहेगी। ये रिकॉर्डेड क्लास आपके पास 1 साल तक रहेगी, यानी कि CDS-2 2025। कितनी बार भी देखो, कितनी बार भी सुनो, कितनी बार भी चलाओ, डजंट मैटर, ठीक है। ये सिनेरियो रहेगा। ये एक मोटा मोटा ब्रीफ मैंने दे दिया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं, सारी पढ़ाई होने वाली है एकदम बढ़िया तरीके से, लेवल अप करके। CAPF का लेवल का हम लोग पढ़ेंगे, 4 महीने हमारे पास है, और 4 महीने भाई मोर देन इनफ हो। 4 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट होगा सारे सब्जेक्ट्स का, हिंदी, सॉरी मैथ, सोशल साइंस, जितना भी है भाई हमारा GK का, और इंग्लिश। और उसके साथ साथ में 2 हफ्ते जो है, 2-3 हफ्ते हम रिविजन भी, क्वेश्चन सॉल्विंग भी जम के करने वाले, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाल रखी है, आप उस नंबर पे जाके अपने एडमिशन के लिए डिटेल मांग सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप 11th मई से पहले पहले आप एनरोल कर लीजिए। अब इस बार एडमिशन क्लोज नहीं होंगे बैच के, क्योंकि कई बंदे बाद में भूले पट के आते हैं, वो लोग 2 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर 2 महीने आप 24 आवर्स देके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम बहुत बढ़ाना पड़ेगा। 4 महीने इसीलिए है कि हम 2-2 दिन में 3-3, 4-4 घंटे वाली पढ़ाई करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो भाई आप एडमिशन बाद में भी ले सकते हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, क्योंकि कोर्स का जो एक्सेस है वो 1 साल की आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपको लगता है आप 1 महीने में कवर कर सकते हो तो यू आर वेलकम, अगर आपको लगता है 2 महीने में कर सकते हो तो यू आर वेलकम, अगर आपको लगता है कि भाई आप 3 महीने में कर सकते हो तो यू आर वेलकम, और बाकी 11th में से स्टार्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। लाइव क्लास करने का मजा अलग ही है। लाइव क्लास में हमारा, आप डाउट पूछ सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता स्टूडेंट्स का, वॉल्यूम लिमिटेड ही रहता है, तो इसीलिए भाई आप आराम से सब कुछ पूछ सकते हो, सब कुछ पता है, ठीक है। बस इतना ही कहना था, मेरा मकसद यही था कि मैं मकसद नहीं भूलना। तो मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं। आगे जाके मैं कुछ और वीडियोस लाने वाला हूं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके उनको कैसे देखा जाए, और बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है उनको लेके। बाकी 15 मई को जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उस नोटिफिकेशन को डिकोड किया जाएगा। एक क्लास करेंगे,
और उस क्लास में पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से डिकोड करेंगे कि भाई नोटिफिकेशन में आखिर क्या क्या डिटेल सामने हमें देखने को मिलती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस मेरे आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।